हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमंत। आज 16 जून को स्पेशल टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ये फैसला मुंबई का जो ब्लास्ट हुआ था, सीरीज बम ब्लास्ट हुए थे 12 1993 में, उस पर सुनाया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बम ब्लास्ट क्या था, उस दिन हुआ क्या था, कितने बम ब्लास्ट वगैरह हुए थे, इसमें कौन कौन से एक्यूज्ड हैं, उन पर कौन कौन से चार्जर लगे थे, आखिर बम ब्लास्ट मुंबई में ही क्यों हुआ, मुंबई को क्यों चुना गया। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद ये पहला मौका था जिसमें RDX को इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था इन बम ब्लास्ट में। तो हम देखेंगे कि RDX क्या है, इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। फिर हम लोग जो जजमेंट आया है उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग उन थ्रेट्स को भी डिस्कस करेंगे जो इंडिया भी रेडिकलाइजेशन के कारण फेस कर रहा है। इस रेडिकलाइजेशन को टैकल करने के लिए भारत सरकार क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना रही है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे और क्या करने की ज़रूरत है, हम लोग वो भी देखेंगे। दोस्तों, 12 मार्च 1993 को मुंबई में, जो समय बॉम्बे कहलाता था, उस दिन 12 ब्लास्ट हुए। इन 12 ब्लास्ट में कम से कम 257 लोग मारे गए ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार, और करीब 713 लोग इंजर्ड हुए। ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक था जो कि अभी भारत ने फेस किया था। जो पहला एक्सप्लोजन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। जो देख रहे हैं आप तस्वीरें, वो BSE की ही है। दोस्तों, ये जो पूरा अटैक था, ये जो सारे 12 बॉम्ब ब्लास्ट थे, वो 2 घंटे 10 मिनट के अंदर हुए। ये थोड़े थोड़े अंतराल पर हो रहे थे। तो ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ कहाँ हुए देखते हैं हम लोग फिगर के अनुसार। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पहला हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये हुआ था 1:30 पर, 84 लोग मारे गए, 217 इंजर्ड हुए। फिर अगला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2:15 पर कत्था बाजार। इसके बाद हुआ शिवसेना भवन दादर में, कितने बजे, 2:30 बजे। फिर इसके बाद हुआ एयर इंडिया बिल्डिंग, महिम कॉजवे, सेंचुरी बाज़ार, ज़वेरी बाज़ार, होटल सी रॉक, प्लाज्मा सिनेमा दादर में है, होटल जूहू सेंसुआर, होटल एयरपोर्ट सेंसुआर। तो दोस्तों, ये सारे जो ये इलाके थे, यहाँ पर सारे बम ब्लास्ट हुए 12 के 12। दोस्तों, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये पहला मौका था, ये पहला टेररिस्ट अटैक था जिसमें RDX इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। ये RDX ये वेलकम वाला RDX नहीं, RDX जो केमिकल होता है वो वाला RDX। सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया 2014 में कि दिस वाज द फर्स्ट एवर टेररिस्ट अटैक इन द वर्ल्ड वेयर RDX, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। देखिए, नाम से तो नहीं लग रहा कैसा होगा, मगर ये इसका फुल फॉर्म यही है। दिस वॉज यूज ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। करीब 28 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था दोस्तों इसमें। दोस्तों, हमारे जो आगामी एग्जाम्स होंगे उसमें आपको बॉम्ब ब्लास्ट का डेट नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा वो चीज़ें जो कि एग्जाम के लिए काम के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, वो पूछेंगे आपसे RDX के बारे में। तो RDX क्या है? RDX एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, ONO2NCH2 थ्राइस। देखिए, ये है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, बाकी यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है और NO2 ग्रुप लगा हुआ है। इट इज़ अ वाइट सॉलिड, widely used and an explosive. Chemically it is classified as नाइट्रामाइड। ये जो कंपाउंड है वो स्टोरेज में स्टेबल है, और इसको वर्ल्ड वार 2 में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। इसको TNT के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब चूँकि नाम आया है TNT का, तो हम TNT भी देख लेते हैं। TNT का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटुलिन। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है C6H2NO2 थ्राइस CH3। देखिए, ये बनाया हमने C, ठीक है, ये सारा बॉन्ड बना दिया हमने। यहाँ पर आपको रहेगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। देखिए, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर लगाया हमने मिथाइल ग्रुप, यहाँ है NO2। ये फॉर्मूला है TNT का। इसका केमिकल नाम क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इट इज़ अ येलो कलर्ड सॉलिड। जो RDX था वो क्या था? वो वाइट सॉलिड था। ये जो TNT है वो येलो रंग का होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ रिएजेंट इन केमिकल सिंथेसिस, मगर इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे RDX से, तो ऐसा पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ RDX? साइनोहाइड्रिन, डेक्स्ट्रान, साइलोहेक्सेन, साइलोनाइट। तो दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या है? सही आंसर है साइलोनाइट। अब दोस्तों, बात ये आती है कि 1993 का जो बम ब्लास्ट था उसको करवाया किसने था? तो जो अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम एंड मेमन फैमिली, इन लोगों का हाथ था इस अटैक में, ऐसा ये कहा जा रहा है। जो दाऊद है, टाइगर है, और जो याकूब मेनन है, ये सब भरा रहे हैं अभी। और जो याकूब मेनन है वो पकड़ा गया था, उसको 30 जुलाई 2015 को फांसी दी गई थी।
इस केस में करीब 100 लोगों को कन्विक्टेड करार दिया गया था, उनमें से कई लोग अभी भी फरार हैं। जो दाऊद है वो कौन है? इसका नाम आपको मिलेगा यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ रेड क्रिमिनल्स में, इसका नाम इंटरपोल रेड कॉर्डोसिस में भी है, और ये जो है वो मुंबई का जो क्रिमिनल ग्रुप है डी कंपनी, उसका ये डॉन था। अभी इसके पाकिस्तान में होने की संभावना है। और दोस्तों जो कई सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि अलकायदा है, जो लश्कर तैयबा है, उसके साथ भी इसके संबंध रहे हैं। अब बात यह आती है कि मुंबई को क्यों टारगेट किया गया था, क्यों धमाके मुंबई में ही हुए। दोस्तों जो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, उसका डेमोलिशन हुआ था। डेमोलिशन होने के बाद देश में जो सांप्रदायिक दंगे थे वो भड़कने लगे थे। तो इस सांप्रदायिक दंगों के कारण माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी जो डेथ हुई थी, तो उनके डेथ को रिवेंज लेने के लिए ये जो ब्लास्ट था वो प्लान किया गया था और उसको एग्जीक्यूट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था टू स्ट्राइक टेरर इन द माइंड ऑफ पीपल एंड टू एडवर्सली अफेक्ट द हार्मनी एमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो लोग हैं उनके मन में भय क्रिएट करना, और जो सेक्शन है सोसाइटी के, हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं, उनके बीच में जो हार्मनी है उसको ख़राब करना। दोस्तों आज का जो ट्रायल था उसमें 7 लोगों के भाग का फैसला होना था। 7 लोगों में से 6 को करार दिया गया है कन्विक्टेड और 1 को एक्विट कर दिया गया है। तो दोस्तों जो 6 लोग हैं वो कौन कौन हैं, उनके नाम पे मेंशन किए हैं हमने। दोस्तों हमारा जो आज का पर्पस है, हमारा पर्पस बॉम्ब ब्लास्ट को डिस्कस करना नहीं है, उसके जो कारण हैं उसको डिस्कस करना है। दोस्तों जो बॉम्ब ब्लास्ट है, बॉम्ब ब्लास्ट एक कंसिक्वेंस होता है। उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या होता है, क्या है वो कुछ और था। जैसे कि आपको मैंने बताया पहले कि जो दंगे हुए थे पहले, वो जो मेन कारण था, उसके कारण ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें ये कहा जा रहा है। तो भारत सरकार क्या करती है कि जो देश है हमारा, जो अभी रेडिकलाइजेशन को जो फेस कर रहा है, इसके द्वारा जो थ्रेट इसको फेस कर रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो दोस्तों अभी जो रेडिकलाइजेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंटरनेट के थ्रू होता है। वो आपके घर आकर नहीं आपको रेडिकलाइज करेंगे, वो आपको इंटरनेट के थ्रू करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा जो युवा हैं वो इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो भारत सरकार ने किया कि वो अपने इंटरनेट पे वो अपना प्रेजेंस बनाए हुए है। जो कंटेंट होता है, जो पॉजिटिव कंटेंट होता है उसको बढ़ावा देते हैं, और जो नेगेटिव कंटेंट होता है वो उसको कर्ब करते हैं। वो लोग जो उस कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं उसको पकड़ा जाता है और उनको डीरेडिकलाइज किया जाता है। जो सरकार है, जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसके जो लोग हैं उनसे कोलैबोरेशन करती है और उन लोगों को पहचान करती है जो कि रेडिकलाइज होने के चांसेस पर हैं, वो उसके कगार पर हैं। दोस्तों जो सरकार है वो कुछ इंटरलोकेटर को ढूंढती है जो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं एमंग कम्युनिटी मेंबर्स। सरकार ने यह भी कहा है राज्यों से कि वो अपने हर पुलिस स्टेशन में कम से कम एक व्यक्ति रखें, एक पुलिसमैन रखें जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होगा तो अगर कभी दंगे हुए उस इलाके में, तो जो पुलिस है वो किसी एक पक्ष का साथ नहीं दे पाएगी। दोस्तों कभी कभी हमारे यहाँ देखा जाता है कि जब दंगे होते हैं ना, तो पुलिस भी है वो कभी कभी पार्टीशन रोल लेती है और ये दंगों को और ज़्यादा भड़काती है। जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं इसको कम करने के लिए। जो हमारा जो यूथ है उसको टेरर पाथ पे जाने से बचाने के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर कोई युवा पकड़ा जाए तो क्या करेंगे, उस पर हम लोग लाइटर सेक्शंस लगाएंगे। मतलब कि उस पर जो कानून लगाया जाएगा, जो सज़ा दी जाएगी, उसको थोड़ी सस्ती दी जाएगी। क्यों? ताकि जो पेरेंट को अगर लगे कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। अभी होता क्या दोस्तों, अभी होता ये है कि देखिए उसके माता पिता को पता चला कि उसका बच्चा जो है वो रेडिकलाइज हो रहा है, फिर भी वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि उनको भरोसा दिलाना है कि अगर आप हमें पहले बता देंगे, अगर वो बच्चा किसी ज़्यादा गंभीर काम में इन्वॉल्व होने से पहले अगर आप उसे रोक लेते हैं तो आपका भला होगा। इसीलिए जो पेरेंट होंगे उनके पास एक इंसेंटिव रहेगा बच्चों को टेरर पाथ से दूर करने के लिए। NIA ने दोस्तों ये भी कहा है कि जो कम्युनिटी पॉलिसिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए। मतलब कि जो समाज के ही जो लोग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए, और जो युवाएं हैं उनको हमारा जो कंपोजिट कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में उन्हें अवेयर कराया जाए। दोस्तों सरकार एक एक्सट्रीमिज्म काउंसलिंग हॉटलाइन फॉर्म करेगी जो कि ऑस्ट्रिया में पहले फॉर्म किया गया था, उसी के आधार पर हम लोग भी फॉर्म करेंगे। इसमें करेंगे क्या, जो पेरेंट हैं, जो टीचर्स हैं, और जो फ्रेंड हैं, वो उन लोगों के बारे में बताएंगे जो रेगुलेशन के पाथ पर हैं। इससे होगा क्या,
जो लोग हैं इस हॉटलाइन पे वो उन्हें प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड करेंगे और उन्हें डीरेडिकलाइज करने में मदद करेंगे। हम लोग जो यूएस का जो काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम है उसको भी हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, और जो यूके का जो प्रिवेंट एंड चैनल प्रोग्राम्स है उसको भी हम लोग अभी देख रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि जो कर्नाटका है और जो महाराष्ट्र है उन्होंने लोगों को डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने जो मदरसा है उसको वो अभी मॉडर्नाइज कर रहे हैं। दोस्तों कई बार पाया जाता है कि जो रेडिकल ग्रुप्स होते हैं वो इन मदरसा में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर सरकार करेगी क्या कि जो कोर्सेज हैं जो टीचिंग प्रोवाइड की जाती है उसको अपडेट किया जाएगा और उसमें साइंस मैथ वगैरह को और इंक्लूड किया जाएगा। जो मदरसाज हैं और जो मॉस्क हैं उसको इंटेंसिवली सर्वे किया जाएगा। जो करेक्ट इस्लामिक एजुकेशन है उसको ऑनलाइन ऑफर किया जाएगा। अब जो महाराष्ट्र है वो क्या करेगी, वो जो पुलिस है, पुलिस को ये कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए एंड रिड्यूस कीजिए एनी फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म विद इन द फोर्स के अंदर ही, पुलिस फोर्स के अंदर ही। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस किसी एक दल का पार्ट लेगी तो जो दूसरे दल के जो लोग हैं उनको ज़्यादा क्षोभ होगा। उनको ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि आप जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको आप रीच आउट कीजिए और उनके जो फियर्स दोस्तों उसको आप रिमूव कीजिए, रिजॉल्व कीजिए। जो व्यायामशाला है उसको स्टार्ट किया जाएगा माइनॉरिटी स्कूल्स में। इन माइनॉरिटी स्कूल्स में जो सभी धर्मों के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसको इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि दूसरे धर्म क्या शिक्षा देते हैं उनको ये भी पता चले। अब दोस्तों बात है कि जो सारा काम है वो केवल माइनॉरिटी स्कूल में भी नहीं होगा, वो कुछ जो मेजोरिटी लोग हैं उनके स्कूल में भी किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो मराठी स्कूल हैं वहाँ पर भी जो 300 स्कूल हैं वहाँ पर उनको उर्दू पढ़ाई जाएगी। मुंबई के जो 5 माइनॉरिटी इलाके हैं उनको अर्बन स्मार्ट क्लस्टर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा और क्या किया जाए, व्हाट मोर नीडेड टू बी डन। जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसको और मजबूत किया जाना चाहिए। उसके पास जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसको और प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो स्कीम चलाते हैं वो उस पर और पैसे खर्च हों, उस पर और चीज़ें ज़्यादा स्पेंड हो माइनॉरिटी कम्युनिटी पर। जो कस्टडियल वायलेंस है और जो अनलॉफुल अरेस्ट हैं इनको मिनिमाइज़ करना चाहिए। कस्टडियल वायलेंस क्या होता है और अनलॉफुल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कोई बम ब्लास्ट हुआ, जो पुलिस है वो जो मेन जो व्यक्ति है जिसने बम ब्लास्ट किया है उसको अगर वो पकड़ने में नाकाम रहती है तो क्या होता है, जो पब्लिक होता है उसका प्रेशर बनता है पुलिस पर। पुलिस को रिजल्ट देने के लिए कहा जाता है तो पुलिस करती क्या है, पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है जो वास्तव में उस बम ब्लास्ट से रिलेटेड नहीं होते, बस वो एक डाउट के आधार पर पकड़ते हैं। इसी तरह हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि जो अरेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को किया जाता है क्योंकि उन्हीं पर डाउट होता है कि उन्होंने बम ब्लास्ट किया है। तो दोस्तों ऐसी जो बातें हैं उनको मिनिमाइज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कि आपके पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन ना हो, आपके पास कोई क्रेडिबल प्रूफ ना हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे नुकसान क्या है, इससे सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों ये है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसमें पुलिस के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है, पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी है उसका नुकसान होता है। इनके अलावा जो पुलिस को जो कम्युनल ऑफेंडर्स हैं उसका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना होगा, उस पर उन्हें नज़र रखनी होगी कि वो आगे कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले हैं और उसको वो रोकना होगा उन्हें। सरकार को एक इफेक्टिव एंड अनऑब्स्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस बनाना होगा, जो पूरा नेटवर्क होगा वो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होंगे मदरसा वगैरह उसमें भी पूरा फैलाया जाएगा। सरकार एक नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर के आएगी टू काउंटर साइबर थ्रेट, और जो साइबर से जो रेडिकलाइजेशन होते हैं जो फैलते हैं उसको कंटेन करने के लिए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बारे में, इसका कारण क्या था, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हुए थे, और हमारा जो देश रेडिकलाइजेशन से जो थ्रेट फेस कर रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए। दोस्तों जो टाटा का जो अदालत है उसके जो जजमेंट है उसमें अभी दोषियों को बस कॉन्विक्ट करार दिया गया है, उसको जो सज़ा मिली है वो भी नहीं बताया गया है। जो सज़ा का जो क्वांटम है वो अगले हियरिंग में बताया जाएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।